तोरखम बॉर्डर तकरीबन 1 महीने बाद रीओपन हुआ है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक वाइटल ट्रेड रूट है। इसके 1 महीना बंद होने की वजह से बहुत से ताजरों को नुकसान हुआ है दोनों साइड्स के। डेली तकरीबन 1500 ट्रक्स के गुजरने का पोटेंशियल है और आप खुद सोचें ये 27 दिन बंद रहा है टोटल। और इसमें डिसएग्रीमेंट की बड़ी वजह यह थी कि अफगान साइड अपनी तरफ एक चेक पोस्ट और ट्रेंच को कंस्ट्रक्ट करना चाहती थी, जिस पर पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा था। पाकिस्तान ने इस हवाले से सिक्योरिटी कंसर्न्स का इजहार किया था कि फ्यूचर में दहशतगर्द इस चेक पोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रेंच में छुप कर हमले कर सकते हैं, तो इसलिए पाकिस्तान एग्री नहीं कर रहा था। और फिलहाल अफगान साइड ने भी पाकिस्तान की बात को मान लिया है कि बॉर्डर क्रॉसिंग के बिल्कुल ऊपर ये चेक पोस्ट नहीं बनाई जाएगी। इसके अलावा कई झड़पें भी हुई थी तोरखम बॉर्डर के ऊपर, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न दहशतगर्दी के हवाले से है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुतालबा करता रहता है कि टीटीपी को कंट्रोल करो, जो उनसे नहीं हो पा रही। बल्कि हम देख रहे हैं कि अफगान रजीम के अंडर अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी को महफूज पनाहगाहें मिल रही हैं। और इस रिपोर्ट में हमने देखा था कि टीटीपी किस तरह अफगान तालिबान के अंडर ऑपरेशनल फ्रीडम एंजॉय कर रही है। पाक अफगान बॉर्डर पर आज़ादाना मूवमेंट है और वहां से कोई रोक टोक नहीं है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंसर्न है। ये बहुत रेयर होता है कि पाक अफगान बॉर्डर क्रॉसिंग इतने अरसे बंद रहे, मतलब 3-4 दिन हमने देखा बंद रही, 5-6 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता वो बंद रही है, लेकिन इस बार ये 27 दिन बंद रही है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे एक और रीज़न है, और वो रीज़न है तालिबान के अंदर की लड़ाई। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि वो लड़ाई क्या है, जिसका हमने पहले भी थोड़ा बहुत तो जिक्र किया हुआ है, लेकिन अब जो डिटेल्स आई हैं वो एक बहुत ही खौफनाक मंजर पेश कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर की पॉलिटिक्स के हवाले से, और किस तरह ये अफगानिस्तान के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन है। आइए जानते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के डिफरेंट धड़ों के दरमियान मामला दुरुस्त नहीं है। ऑल इज नॉट वेल। ये हमने आपको 3 साल पहले इस वीडियो में बताया था कि 2 मेन ग्रुप्स हैं जो तालिबान की हुकूमत में काम कर रहे हैं। एक है कंधारी ग्रुप और दूसरा है काबुल ग्रुप, जिसको हक्कानी नेटवर्क भी बोलते हैं। तो कंधारी ग्रुप में हम सबको पता है कि इनके मेन कमांडर्स हैं मुल्ला याकूब, जो मुल्ला उमर के बेटे हैं, तालिबान के फाउंडिंग फादर मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब, जो पाकिस्तान की तरफ थोड़े से होस्टाइल हैं। इसके अलावा कंधारी ग्रुप में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। और तालिबान के इस वक्त के जो सुप्रीम लीडर हैं मुल्ला हैबतुल्लाह अखूनज़ादा, वो भी कंधारी ग्रुप से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ एक उनका स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, और इसके अलावा जो आर्मी की कमांड है वो भी कंधारी ग्रुप के पास है। जबकि दूसरा ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क या काबुल ग्रुप, जिसके पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है और रेफ्यूजीज की मिनिस्ट्री थी। हक्कानी नेटवर्क के जो मेन रूहे रवां हैं इस वक्त वो हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं। जलालुद्दीन हक्कानी, जिनको यूएस बहुत प्रोटोकॉल दिया करता था, बहुत आवभगत करता था। यूएस ने बहुत ज़्यादा इनको फंड किया था सोवियत वॉर में। रेगन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी जलालुद्दीन हक्कानी के बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात थे और वो अक्सर उनके मेहमान भी बना करते थे। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक CIA जिन ग्रुप्स को सबसे ज़्यादा सपोर्ट देती थी, हक्कानी उनमें टॉप पर था। लेकिन इनके जो बच्चे हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, अनस हक्कानी और दूसरे हक्कानीज, वो इस वक्त अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन हैं और अमेरिकी लिस्टों में वो टॉप दहशतगर्द माने जाते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी के पास इंटीरियर मिनिस्ट्री है या थी, हम आगे डिस्कस करेंगे क्या सिचुएशन है। और अनस हक्कानी इनकी मीडिया में बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं नैरेटिव शेपिंग में। 2021 में जब तालिबान हुकूमत बना रहे थे तब जनरल फैज़ काबुल गए थे, और उस वक्त मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि वो हक्कानी नेटवर्क के लोगों से मिलकर आए थे और पावर शेयरिंग फार्मूले पे उनको आमादा किया था और मेक श्योर किया था कि हक्कानीज काबुल में कंसोलिडेट रहें। तो ये हमने आपको बता दिया कि 2 मेन ग्रुप्स, एक हक्कानीज का ग्रुप और एक कंधारी ग्रुप, जिसके पास पावर कंसोलिडेट होती जा रही है और वो अपने पंजे मजबूत कर रहे हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक इनके बैकडोर अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं कंधारी ग्रुप के, और जो हक्कानी नेटवर्क है उसके लिए मुश्किलात में इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी हक्कानी नेटवर्क को, वो भी कम होती जा रही है। अभी हमने एक और सरप्राइज डेवलपमेंट देखी है, जिसमें यूएस का एक वफ्द
तालिबान से मिला है अफगानिस्तान में और अमेरिकन्स ने अपना एक बंदा छुड़वाया जो पिछले 2 सालों से तालिबान की कैद में था। और इस वफ्द की क़यादत कौन कर रहे थे? ज़ल्मे खलीलज़ाद, जो इस वक्त के पाकिस्तानी सेटअप को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और टॉप ऑफिशियल्स पर तनकीद करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बार यूएस ने जो इंगेजमेंट की है तालिबान से वो डायरेक्ट की है पाकिस्तान की मदद के बगैर। पहले यही जो 2 पार्टीज मिलती थी, ज़ल्मे खलीलज़ाद और एक तरफ तालिबान, उनकी बातचीत पाकिस्तान करवा रहा था 2020 और 21 में। और इस बार अमेरिकन्स ने डायरेक्टली इंगेज किया है पाकिस्तान को साइडलाइन करके। ये पाकिस्तानी सरकार के लिए एक लम्हा फिक्री है कि अमेरिका जो अफगानिस्तान पर हमारे साथ कोऑपरेशन करता है उसने इस बार हमें लिफ्ट नहीं करवाई। और अमेरिका की तरफ से उस बंदे ने इन मुज़ाकरात को लीड किया है जो मौजूदा पाकिस्तानी सरकार के सख्त मुखालिफ है। इस मीटिंग में तालिबान और अमेरिका ने अपने ताल्लुकात को बढ़ाने पर इत्तफाक किया है और तालिबान ने इनसे ये भी रिक्वेस्ट की है कि ट्रंप ने जो इमदाद रोक दी है उसको बहाल किया जाए। $40 मिलियन रोज़ाना की एड। तालिबान माली तौर पर इस वक्त शदीद मुश्किलात में है। इस डेवलपमेंट के बाद एक और ख़बर सामने आई है कि अमेरिका ने सिराजुद्दीन हक्कानी के सर पर $10 मिलियन का जो इनाम रखा हुआ था उसको हटा लिया है। ये अब अमेरिकन लिस्टों में दहशतगर्द नहीं रहे। सिराजुद्दीन हक्कानी के साथ ताल्लुकात इसलिए ख़राब हुए थे कि 9/11 के बाद जब अमेरिका अफगानिस्तान में आया था तो इन्होंने अलकायदा के साथ मिलकर अमेरिकन फोर्सेस पर हमले किए थे और ये नॉर्थ ईस्ट अफगानिस्तान में अमेरिका के लिए एक वर्स्ट नाइटमेयर बन गए थे। उसामा बिन लादेन और अलकायदा के साथ बड़े गहरे रवाबित कायम कर लिए हुए थे। और आपको याद है कि 2001 में अमेरिकन्स ने तालिबान की हुकूमत क्यों गिराई थी? इसलिए कि उन्होंने उसामा बिन लादेन को अमेरिकन्स के हवाले करने से इनकार कर दिया था और अमेरिका ने एक बदमस्त हाथी की तरह पूरे अफगानिस्तान को तबाह बर्बाद कर डाला कि आपने हमें अलकायदा और उसके टॉप लीडर्स का नहीं बताया। हालांकि ये जो अलकायदा और उसामा बिन लादेन वगैरह ये सऊदी फाइटर्स थे, लेकिन इन्होंने अफगानिस्तान में पनाह ली हुई थी। यानी तालिबान अमेरिकन्स के मेन दुश्मन नहीं थे, प्राइमरीली इनकी अमेरिकन्स के साथ दोस्ती थी। 1995 में जब मुल्ला उमर ने हुकूमत बनाई तो हक्कानी नेटवर्क ने भी इनकी बैत की और अपने ग्रुप को तालिबान का हिस्सा डिक्लेयर किया। लेकिन उसके बावजूद हक्कानी नेटवर्क की एक इंडिपेंडेंट हैसियत बरकरार रही और वो हैसियत हमें आज भी नज़र आती है। और इसलिए हम देखते हैं कि जो कंधारी ग्रुप है वो कंधार में ज़्यादा एक्टिव है और हक्कानी नेटवर्क काबुल के करीब, यानी काबुल का जो सारा रीजन है नॉर्दर्न अफगानिस्तान, वहाँ पर असर व रसूख रखती है। ये वही हक्कानी नेटवर्क है जिसके बहुत से कमांडर्स ने पाकिस्तान के अंदर मदरसा दारुल उलूम हक्कानिया में तालीम हासिल की हुई है। मौलाना समीउल हक इस स्कूल ऑफ थॉट के फाउंडर समझे जाते थे, इसलिए इनको फादर ऑफ तालिबान भी कहा जाता था। और 2018 में अफगान पीस प्रोसेस के दौरान इनको खंजर के वार के जरिए कत्ल कर दिया गया था। तो अब जो हक्कानी नेटवर्क है, सिराजुद्दीन हक्कानी साहब हैं, वो कंधारी ग्रुप की बढ़ती हुई पावर कंसोलिडेशन को लेकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। 2 महीने पहले काबुल में एक धमाका हुआ था और उसमें अफगानिस्तान के रेफ्यूजी के मिनिस्टर को कत्ल कर दिया गया था। उस मिनिस्टर का ताल्लुक भी हक्कानी नेटवर्क से था और वो सिराजुद्दीन हक्कानी के कज़न थे, खलीलुर रहमान हक्कानी। इस धमाके के बाद हक्कानीज ने अपने ही मुल्क में अपने आप को गैर महफूज समझना शुरू कर दिया था और सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि इनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं वो चले गए यूएई और सऊदी अरब। हमने जून में ये वीडियो बनाई थी कि किस तरह यूएई ने इनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया था। सिराजुद्दीन हक्कानी और अनस हक्कानी की मीटिंग हुई थी यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से। मतलब यूएई ने इनको कबूल कर लिया था और ये इनकी एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी थी। और अभी जब इनके कज़न को मारा गया नवंबर या दिसंबर में, तो इसके बाद इन्होंने अपनी सिक्योरिटी के लिए बेहतर समझा कि वो मुल्क छोड़ दें और इंटीरियर मिनिस्ट्री के जो फ़राइज़ थे वो सही तरह से अंजाम नहीं दे पा रहे थे। डेफिनेटली जब आप मुल्क में नहीं हैं तो आप कैसे अपनी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। वहाँ पर ये रहे, इन्होंने उम्रा भी किया और अभी इतलात के मुताबिक 14 मार्च को वो दोबारा रीसरफेस हुए हैं होस्ट की एक मस्जिद में, यानी अफगानिस्तान में वो वापस पहुँच गए हैं। वो अफगानिस्तान में वापस तो पहुंच गए हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि वो वापस इंटीरियर मिनिस्ट्री में अपने ऑपरेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं या नहीं। इनके इस्तीफ़े की भी इतलात आई थी जिनको तालिबान ने बेबुनियाद करार दिया है, क्योंकि तालिबान नहीं चाहते कि अंदरूनी मसाइल के कम्प्लीटली हल होने तक कोई भी कैओस की खबर बाहर निकले।
इनका एक स्टेटमेंट आया था पिछले दिनों जिसमें इन्होंने तालिबान के सुप्रीम लीडर हैबतुल्लाह खूनज़ादा पर तनकीद की थी और उन्होंने कहा था कि आपको ये नहीं समझना चाहिए कि अगर आप हुक्मरान हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपकी बात को कोई नहीं टाल सकता और अगर आपकी बात कोई नहीं मानता तो आसमान ज़मीन पर नहीं गिर जाएगा। इस पर जो तालिबान के स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इनडायरेक्टली रिस्पॉन्ड किया था। उन्होंने कहा था कि अमीर पर कभी भी तनकीद नहीं करनी चाहिए जो आपके सुप्रीम लीडर होते हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी की बात करें तो इनका अपना एक हल्का है जो इनको खलीफा मानता है, जो इनके अपने चाहने वाले हैं हक्कानी नेटवर्क में, और दूसरे काबुल वाली साइड पर लोग वो इनको बहुत बड़ा एक रूहानी लीडर मानते हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है। इनको बहुत से लोग खलीफा साहब कहते हैं। अब वो शायद ये भी डिमांड कर रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है सिराजुद्दीन हक्कानी की कि उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, इंटीरियर मिनिस्ट्री भी दी जाए और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल भी दिया जाए। तो अब्दुल कबीर को जब से रेफ्यूजी का मिनिस्टर बनाया है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए पोजीशन खाली है, उस पोजीशन को सिराजुद्दीन हक्कानी फिल करना चाहते हैं अपने जरिए। तकरीबन 52 दिन बाद इनकी अफगानिस्तान में वापसी हुई है। इसके अलावा इस पावर स्ट्रगल में सिराजुद्दीन हक्कानी की एक और कोशिश है और वो कोशिश ये कि जो तालिबान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर हैं अमीर खान मुत्तकी, वो उनको हटवा के अपना बंदा लगाना चाहते हैं, यानी फॉरेन मिनिस्ट्री भी अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अमीर खान मुत्तकी जो पाकिस्तान भी मुतअद्दिद बार विजिट कर चुके हैं और ये भी कंधारी ग्रुप के ज़्यादा करीब हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी साहब चाहते हैं कि अनस हक्कानी को फॉरेन मिनिस्टर बनाया जाए, जो उनके मुताबिक एक बहुत ही आर्टिकुलेट और ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है फॉरेन अफेयर्स के हवाले से। वो समझते हैं कि अनस हक्कानी के पास वो सारी स्किल्स हैं जो कि एक फॉरेन मिनिस्टर के पास होनी चाहिए। वो इंग्लिश बहुत अच्छी बोलते हैं, वो डिप्लोमेसी बहुत अच्छी करते हैं, वो जलालुद्दीन हक्कानी के बेटे हैं, लिहाजा वो डिजर्व करते हैं। जबकि कंधारी ग्रुप में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर इनकी इस अपॉइंटमेंट के हामी नहीं हैं। सिराजुद्दीन हक्कानी का ये ख्याल है कि अनस एक यंग लीडर हैं और वो बहुत डायनामिक साबित हो सकते हैं इस पोजीशन के लिए। तो एक तो वो इंटीरियर मिनिस्ट्री में वापस आना चाहते हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का रोल हासिल करना चाहते हैं और फॉरेन मिनिस्ट्री में अपने भाई को लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके ये एम्बिशंस इतने आसान नहीं। इनके पुराने दोस्त ताज मीर जवाद जो कि एक सीनियर कमांडर हैं हक्कानी नेटवर्क के और इस वक्त अफगानिस्तान की इंटेलिजेंस के हेड हैं, वो भी इनसे इत्तफाक नहीं करते और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी कंधारी ग्रुप से मिलता है और वो ये समझते हैं कि कंधारी ग्रुप ज़्यादा मोतबर है तो उनसे हर हाल में वफादारी करनी है। ये हैं वो सारे इख्तलाफात जो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ख्याल है कि ये जो डिफरेंसेस हैं वो इतने डीप नहीं हैं, ये सिर्फ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। इसमें इनके कोई इस लेवल के इख्तलाफात नहीं हैं कि वो दुश्मनी पर उतर जाएं एक दूसरे के खिलाफ। और तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, वो मीडिया को यही बताते हैं कि इन इख्तलाफात में कोई सच्चाई नहीं, तालिबान एक ही बैनर तले इकट्ठे हैं और हमारे अंदर बेमिसाल यूनिटी है। इसके अलावा तालिबान के एक और प्रोमिनेंट लीडर गायब हैं और रिपोर्टेडली वो अफगानिस्तान से अपनी जान बचाकर भाग चुके हैं। उनका नाम है अब्बास तानिकज़ई और वो उन चंद तालिबान रहनुमाओं में से हैं जो कि मॉडरेट अप्रोच रखते हैं और उनका ये ख्याल है कि औरतों की एजुकेशन अलाउ करनी चाहिए सुप्रीम लीडर को। हैबतुल्लाह खूनज़ादा जो इनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके जो पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं औरतों की तालीम के हवाले से वो बहुत ही सख्त हैं और वो बिल्कुल नहीं चाहते कि औरतें तालीम हासिल करें। और इवन सिराजुद्दीन हक्कानी जो कि यूएस के इस वक्त टॉप दुश्मन हैं, वो भी यही चाहते हैं कि इनको अपने स्टैंस में नरमी लानी होगी। इसकी वजह से बहुत सी पाबंदियां लग रही हैं, दुनिया हमें तस्लीम नहीं कर रही, हमें अपने स्टैंस को थोड़ा सा नरम करना होगा, थोड़ा फ्लेक्सिबल करना होगा। तो आप देखें तानिकज़ई ने जब क्रिटिसाइज किया सुप्रीम लीडर पर, उनको मुल्क छोड़ना पड़ा। ये सिराजुद्दीन हक्कानी की पावर है जो कि सुप्रीम लीडर को क्रिटिसाइज करने के बावजूद इस वक्त मुल्क में है, लेकिन उनको भी 2 माह मुल्क से बाहर रहना पड़ा। तानिकज़ई ने भी सिराजुद्दीन हक्कानी वाली बात की थी सुप्रीम लीडर के हवाले से कि अफगानिस्तान के लोगों को उनकी अंधी तकलीद नहीं करनी चाहिए। तो जब उनके अरेस्ट के ऑर्डर दिए तालिबान ने, वो मुल्क छोड़कर फरार हो गए। पिछले दिनों काबुल में एक तकरीब के दौरान कंधारी ग्रुप के 3 अहम लीडर्स इकट्ठे पाए गए हैं, मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, मुल्ला याकूब और तालिबान के आर्मी चीफ। इनके इकट्ठे होने की सबसे बड़ी वजह यह थी कि पूरी दुनिया को एक यूनिटी का पैगाम दिया जाए कि हमारे अंदर कोई इख्तलाफात नहीं हैं और कंधारी ग्रुप और तालिबान के दूसरे फैक्शंस जैसे कि हक्कानी नेटवर्क हो या ये काबुल ग्रुप हो, इनमें इख्तलाफात की एक बहुत बड़ी रीज़न यही बताई जा रही है कि हक्कानीज़ इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि गर्ल्स एजुकेशन के हवाले से इकदाम करें, नहीं तो पाबंदियाँ सख्त हो जाएंगी।
اور عالمی ریکگنیشن کے لیے ضروری ہے کہ ہم عورتوں کی تعلیم کو الاؤ کریں۔ ہیبت اللہ خونزادہ کی بات کریں تو ان کا تو اتنا ایکسٹریم پوائنٹ آف ویو ہے کہ وہ بچیوں کی تعلیم کے بھی مخالف ہیں، جبکہ دوسرے طالبان لیڈرز یہ مانتے ہیں کہ کم از کم میٹرک تک تعلیم دینی چاہیے چھوٹی بچیوں کو، اور بہت سے طالبان لیڈرز عورتوں کی ہائر ایجوکیشن کے خلاف ہیں۔ سپریم لیڈر اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ وہ عورتوں کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے ساتھ ہی عورتوں کے لیے جابز کے دروازے بھی بند ہیں۔ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو طالبان رجیم سے مزید دور کرے گا، اور اس کی وجہ سے ان کی ساری فنڈنگ بند ہوگی، جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے سارے اثاثے ایک بار پھر منجمد کر دیے ہیں۔ پہلے بائیڈن نے بھی کیے تھے، لیکن بائیڈن نے بعد میں اعلان کیا تھا کہ ہاف سے زائد رقم میں الاؤ کروں گا، وہ انفریز کروں گا۔ تو اس حوالے سے طالبان کو فنڈنگ ہو رہی تھی امریکہ کی جانب سے، وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے روک دی ہے، اور اس پر ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑا کرٹیسائز بھی کیا ہے، اور وہ تو اب ایک بلینکٹ بین لگانے جا رہے ہیں افغانستان کے اوپر۔ تقریباً $3.5 بلین بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے دیا ہے پچھلے 3 سالوں میں طالبان کو، اور اس ایڈ کی سسپینشن بھی اب طالبان کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی، اور ان میں مزید لڑائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ جب ان کے پاس ریسورسز نہیں ہوں گے، یہ چیز مزید لڑائی کو ٹریگر کر سکتی ہے، اور ایک سول وار کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے افغانستان کے اندر۔ تو ابھی تک پچھلے 3 سالوں میں جس طرح انہوں نے کافی حد تک ایک امن کی فضا قائم کر لی تھی، اس پیس ایفرٹس کو بھی اب دھچکا لگ سکتا ہے۔ اس رپورٹ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کس طرح افغانستان کی سیکیورٹی سچویشن بہتر ہوئی ہے پچھلے 3 سالوں میں۔ انٹرنلی اگر بات کریں، انہوں نے کس طرح کنٹرول کیا ہے، اور پاکستان تو دوسرے نمبر پر آ گیا تھا دہشت گردی کے حملوں کے حوالے سے۔ افغانستان کی پوزیشن 9ویں نمبر پر ہے، اور اسرائیل سے بیٹر پوزیشن ہے افغانستان کی۔ تو وہ ساری سچویشن اب مزید خراب ہو سکتی ہے۔ طالبان کو حکومت کے اندر اپنے سولجرز اور دوسرے حکومتی ورکرز کو تنخواہیں دینے میں مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور ان مشکلات کا الزام یہ ماڈریٹ طالبان ہارڈ لائنرز پر ڈال رہے ہیں۔ سراج الدین حقانی کے لیے ایک ایسا انوائرمنٹ پیدا کیا جا رہا ہے کہ وہ کام نہ کر سکیں، گھٹن کا ماحول ان کے لیے کریٹ کیا جا رہا ہے قندھاری گروپ کی جانب سے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں جو ناردرن الائنس ہے، وہ بھی کسی حد تک ایکٹیو ہو رہا ہے، اور فیوچر میں طالبان رجیم کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتا ہے۔ ایک چیلنج ان کو پاکستان کی جانب سے بھی ہے، اور دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان کو ایڈ بند کرنا۔ کیا افغانستان ایک نئے کیوس میں انٹر ہونے جا رہا ہے؟ یہ ہیں وہ سارے پولیٹیکل مسائل جن کا سامنا اس وقت افغانستان کی حکومت کو ہے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور امریکہ اپنی اپنی مرضی کے مطابق اس سچویشن سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا طالبان کے لیے ایک چیلنجنگ ٹائم ہے۔ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کے خیال میں طالبان کے درمیان اختلافات کی خبریں درست ہیں، یا یہ صرف ڈفرنس آف اوپینین ہے، یا آپ کے خیال میں معاملات بہت خراب ہو چکے ہیں؟ کیا حقانی نیٹ ورک اپنی پوزیشن کو کابل اور ناردرن افغانستان میں مستحکم کر سکے گا، یا قندھاری گروپ آسانی سے ان پر غلبہ پا لے گا؟ کیا آپ کے خیال میں امریکہ قندھاری گروپ کو بیک کر رہا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کامنٹ کیجیے۔ اس کے علاوہ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی وہ بیل آئیکن بھی دبا لیں، تاکہ وہ سٹوریز دنیا بھر سے اور پاکستان سے جن کی مین اسٹریم میڈیا پر پراپر کوریج نہیں ہوتی، ہمارے پلیٹ فارم کے تھرو آپ تک ٹائم پر پہنچ جائیں۔